नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस के संपर्क में इमरती यानी पूर्व कैबिनेट मंत्री और ग्वालियर चंबल रीजन की एक ताकतवर नेता जो पहले कांग्रेस में थी अब बीजेपी में है, लेकिन उनके मन में क्या है, आज इसी पर आज का मुद्दा में बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, डिबेट होगी। लेकिन सबसे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और उसके बाद हम लौटेंगे मुद्दे पर। क्या कांग्रेस के संपर्क में है इमरती? क्या इमरती कर सकती हैं घर वापसी? लाखन सिंह के बयान से मचा सियासी बवाल। इमरती देवी को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल? कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री लाखन सिंह के एक बयान के बाद इमरती देवी अचानक से सियासी सुर्खियों में आ गई हैं। अपने बिंदास अंदाज और बयानों के लिए पहचानी जाने वाली इमरती देवी को लेकर लाखन सिंह यादव ने बड़ा दावा किया है। अब मुझे लगता है इमरती जी क्या कह रही हैं, और कभी कभी वो यूं भी बात करती हैं कि मुझे कांग्रेस में ले लिया जाए। क्या अभी भी मतलब कोशिश कर रही हैं क्या आने की? बिल्कुल उनका प्रयास है और मुझे लगता है अगला चुनाव को कांग्रेस से लड़े। क्या वाकई इमरती कांग्रेस के संपर्क में हैं? क्या वो कांग्रेस के टिकट पर अगला चुनाव लड़ सकती हैं? इन सवालों के जवाब तो इमरती देवी ही दे सकती हैं। लेकिन बीजेपी ने लाखन सिंह यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हो सकता है खुद लाखन सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ें। आदरणीय लाखन सिंह खुद अभी चुनाव हारे हैं और वो इमरती देवी के बारे में जैसा कह रहे हैं और हजारों मतों से जो चुनाव हारे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता भाजपा के संपर्क में हैं और हो सकता है कि आदरणीय लाखन सिंह भी गिरद विधानसभा भितरवार विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट मांगने का प्रयास कर रहे हों। ये तो हुई वार पलटवार की बात, पर क्या सच में इमरती देवी के मन में कोई नई सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या बीजेपी में अब उनका मन नहीं लग रहा? दरअसल बीजेपी की सियासी शतरंज में फिलहाल इमरती कहीं भी फिट नजर नहीं आ रही। सिंधिया के साथ बीजेपी का दामन थामने वाली इमरती को बीजेपी ने 2 बार विधानसभा का टिकट दिया, लेकिन दोनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल इमरती देवी किसी पद पर नहीं है और बिना पद के देश और समाज सेवा अब राजनीति में कठिन काम है। फिलहाल लाखन सिंह के दावे के बाद ये सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के संपर्क में है इमरती? क्या कर सकती है घर वापसी? चलिए, तो विषय आप समझ गए कि क्या इमरती देवी कांग्रेस में वापसी कर सकती हैं। पहला सुलगता हुआ सवाल भी हमारा यही है कि क्या उनकी वापसी का कोई रास्ता बन रहा है। सवाल नंबर 2, लाखन सिंह जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इमरती देवी की घर वापसी के जो दावे कर रहे हैं उनमें कितना दम है। और तीसरा और आखिरी सवाल है, आखिर इमरती देवी को लेकर क्यों उठ रहे हैं इस तरह के सवाल? क्या इमरती देवी ये मान रही हैं कि कुछ गड़बड़ है बीजेपी में उनके रहने को लेकर? तमाम बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा सच दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजनेता से लेकर जनता तक यही मानती है कि नेता वही जो चुनाव जीते, हारे को हरिनाम। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स, बहुत स्वागत है मनोज। साथ ही हैं ब्रिज गोपाल लोया जी, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, धीर गंभीर वक्तृत्व वाणी की योग्यता है उनको, और उनके ही उसी प्रवृत्ति के साथी हैं भदौरिया साहब, अजीत भदौरिया जी, सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं, और ग्वालियर चंबल की माटी है तो कभी वो एग्रेशन भी झलक जाता है जिसमें कोई आपत्ति नहीं, आना ही चाहिए। आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ का प्रभाव अगर आपके व्यक्तित्व में नहीं दिखेगा तो फिर मिट्टी के प्रभाव को लेकर भी प्रश्न उठते हैं। सबसे पहले मनोज, क्या इमरती देवी को ये लग रहा है कि वो कांग्रेस के टिकट पर जीत सकती हैं? क्योंकि कुछ सीट्स की तासीर ऐसी होती है, जैसे विजयपुर की तासीर है। अब विजयपुर में एक ऐसे चेहरे ने रामनिवास रावत जी को चुनावी राजनीति में पीछे छोड़ दिया, जिनकी बारे में अनुमान तो शुरू से था, लेकिन ये तासीर भी बताती है कि साहब ये सीट तो इसी पार्टी की है। आपको क्या लगता है, इमरती देवी क्या ये तथ्य समझ गई हैं? इसीलिए अभी तो नहीं, लेकिन अगले चुनाव में 27-28 तक क्या वो पहुंचेंगी इस दरवाजे तक?
मुझे लगता है ऐसा हो सकता है शरद जी। एक बार और ये कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जब हम उनसे बात कर रहे थे तो कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही थी कि क्या वो ऐसा कोई मन बना रही, तो ये हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, क्या कांग्रेस उनको वापसी करेगी? क्योंकि वहाँ से तो सुरेश राजे ऑलरेडी अब दूसरा चुनाव जीत गए, उन्होंने इमरती को ही चुनाव हराया। ये भी सच है कि वहाँ का मिजाज, वहाँ की तासीर कांग्रेस की रही है, और शायद इमरती जी को ये गलतफहमी रही होगी कि वहाँ पर मैं चुनाव जीतती हूँ तो मैं कभी किसी का नहीं चलता है। दरअसल सत्ता संगठन के साथ जो भी जुड़ा होता है, हम भी संस्थान से जुड़े हैं तो हमें संस्थान से अलग हटते हैं तो फिर कुछ नहीं होता है। तो यही शायद कांग्रेस के साथ वो जुड़ी थी तो वो कांग्रेस की तासीर वाली सीट रही, लगातार 2 बार जीती, खूब मेहनत हुई। 2023 का जब चुनाव हुआ तो खुद चाहे हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात करें, शिवराज जी की, तमाम सारे लोगों ने प्रयास किए, लेकिन आखिरकार वो सीट सुरेश राजे के पास चली गई। तो ये दर्द तो है उनके अंदर। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई है कि पिछली बार जब चुनाव हार गई तो उनको निगम का मौका मिल गया, वो निगम की एक अध्यक्षा बना दी गई, लेकिन उसके बाद निगम भंग हो गए। अभी तक किसी निगम में नियुक्ति नहीं हुई है। तो फिर आप करेंगे क्या? लगातार 2 चुनाव हार गए, जनता से आप दूर होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है उनका दर्द और मर्म होगा, कहीं बात हुई होगी इसीलिए लाखन ने कहा। लेकिन बीजेपी के नेता भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गए, कहीं ऐसा ना हो कि भीतर बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती वाली सीट है तो वो भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है जहां से चुनाव जीत जाए, तो क्या अदला बदली तो नहीं हो जाएगी? राजनीति है, सब कुछ हो सकता है। और जी, इसकी संभावनाओं पर आगे हम बात करेंगे कि अगर ऐसा हो सकता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। ब्रिज गोपाल लोया जी, आखिर लाखन सिंह जी ये बात कह रहे हैं तो ऊपर से देखें तो ये कह के बहुत आसानी से खारिज किया जा सकता है कि कोई दम नहीं है, राजनीति में इस तरह की चुटकियां ली जाती हैं। लेकिन मनुष्य का मन, और मनुष्य से अधिक अगर वो मनुष्य राजनीति में है तो उसके मन को पढ़ना कई बार तो लोग बढ़ चढ़कर ये भी कहते हैं स्वयं प्रभु के लिए आसान नहीं है। तो राजनीति में नो वन कैन से कि कब क्या हो जाता है। और हमने कांग्रेस से कई दिग्गजों को जब आपकी तरफ जाते देखा तो हमें भी ये लगा कि सही बात है, मन पढ़ना सर्वाधिक कठिन है। तो ये प्रक्रिया उल्टी भी हो सकती है क्या? क्या इसमें क्या कोई चौंकाने वाली बात है? जी नहीं शरद जी, देखिए बिल्कुल चौंकाने वाली बात नहीं है, और आप जो कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक भी रखता हूँ। 2 बार कम से कम मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने किसी चैनल पर किसी हमारे प्रवक्ता साथी के साथ, जो कांग्रेस से प्रवक्ता है, उनके साथ डिबेट की है, और आधे घंटे 1 घंटे बाद जब मैंने व्हाट्सएप खोला तो हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के दल में शामिल हो गए। ये भी हुआ है। परंतु जी 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 तो ये भी सच है राजनीति में कि जो परिवर्तन होता है उसके पीछे के कारण, बिना कारण के परिवर्तन नहीं होता। लाखन सिंह जी जो कह रहे हैं, ऐसी बातें आपको ध्यान होगा 2018 से लगातार कमलनाथ जी भी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में हैं। फिर 2020 में भी यही कहा कि बहुत विधायक हमारे संपर्क में, मगर गया कोई नहीं। दूसरी बात, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए भी, परंतु कांग्रेस उन्हें सहेज कर रख नहीं पाई। दीपक जोशी जैसे लोग इसके बड़े उदाहरण हैं कि जो कांग्रेस से वापस भारतीय जनता पार्टी में उन्हें आना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस में गुटी राजनीति है, गुटी संतुलन है, और भारतीय जनता पार्टी में जो रह जाता है एक बार कार्यकर्ता, वो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा और कार्य प्रणाली है, निरंतर सक्रियता है, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी अपनी भूमिका है। तो मुझे लगता है कि राजनीति में दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों की कोई भी कार्य प्रणाली में समानता नहीं है। तो कोई कांग्रेस में जाएगा इसकी संभावना भी कम दिखाई देती है, और अगर कोई जाता है तो वो रह नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि इमरती जी, और खासतौर से एक चीज का और उल्लेख कर दूं, छोटी सी बात है कि जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, जिन जीतू पटवारी जी ने इमरती जी के बारे में किन शब्दों का प्रयोग किया था कि उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी, मुझे नहीं लगता है कि इस खबर में कोई सत्यता है। लेकिन आपके व्हाट्सएप वाले उदाहरण को देखकर मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। कितने भी आप दलीलें दे दें मेरे सामने, लेकिन मैं कतई नहीं मानूंगा, क्योंकि एक राजनेता कभी भी किसी भी वक्त पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कह लीजिए, पॉलिटिक्स ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स कह दीजिए, या कंपल्शन ऑफ इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स कह दीजिए, चुनावी राजनीति का दबाव कह दीजिए, लेकिन वो कर सकता है कभी भी। भदौरिया साहब, ये बात सही है कि उल्टी प्रक्रिया जब होती है, यानी जब बीजेपी से कांग्रेस में लोग आते हैं, चाहे वो सरताज सिंह जी हों, चाहे वो दीपक जोशी हों, तो वो आपके भीतर, उस वातावरण के भीतर अपने को सहज नहीं पाते हैं। अब इसका जो भी कारण है कि ये बीजेपी का कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स का कवच इतना मजबूत है कि वो सहज नहीं होते।
लेकिन आपके यहाँ से जो लोग जाते हैं वो लंबी पारी खेलते हैं, महत्वपूर्ण बीजेपी में पदों तक पहुँचते हैं, और बीजेपी खुद मुग्ध भाव से जो कहती है, अंदर क्या भाव है मैं नहीं जाता, उस पर जाना भी नहीं चाहूँगा, कि दूध में शक्कर की तरह घुल जाते हैं। बहुत विनम्रता से मैं माफी के साथ आपसे कहना चाहूंगा आदरणीय शरद जी कि शक्कर में दूध में घुलने की जो बात कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उसमें एक आध उदाहरण भी हैं। राकेश चौधरी जैसे व्यक्ति ने, जिसने अविश्वास प्रस्ताव के समय भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और उनका किस तरीके से राजनीतिक हत्या की भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी में मिला के, जैसे दूध में से मक्खी की तरह उठा के निकाल दिया उनको, वो स्थिति राकेश चौधरी जी के ला दी और फिर उन्हें वापसी कांग्रेस में करना पड़ी। कांग्रेस ने फिर उनको अपने में समाहित किया और उसके बाद उन्हें एक बार मौका दिया आदरणीय शरद जी। तो ये कांग्रेस की विशेषता है, कांग्रेस अपने से दूर गए आदमी पे भी एक बार पुनः मौका देती है कि आप समझ जाओ। जहाँ तक इमरती देवी जी की बात है आदरणीय शरद जी, तो जो सत्ता लोलुपता के साथ जो लोग गए थे सत्ता को ट्रांसफर करके, भले ही कुछ पैसों के लालच में, पदों के लालच में, आदरणीय शरद जी देखेंगे उनमें से कई लोग राजनीतिक परिदृश्य से साफ हो गए। यहाँ ग्वालियर चंबल की बात कर लें या मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, आज सिंधिया जी के साथ गए हुए लोग गिने चुने उंगलियों पे दिख रहे हैं। अगर जिलेवार बात करूंगा तो मुरैना जिले में एक विधायक नहीं है सिंधिया जी का समर्थक, भिंड जिले में एक विधायक नहीं है सिंधिया जी का समर्थक, ग्वालियर में केवल 2 विधायक बचे हैं, शिवपुरी में केवल 1 विधायक है आदरणीय शरद जी, गुना जिले में 1 विधायक नहीं है सिंधिया जी का समर्थक। तो ये स्थिति लाके खड़ी हो चुकी है आदरणीय शरद जी। तो भारतीय जनता पार्टी में आके ये लोग छटपटा रहे, अकेले इमरती जी नहीं, अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ NSUI यूथ कांग्रेस में काम किया, वो विधायक बन गए और फिर सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए आदरणीय शरद जी। मुझे गाय बगाए कभी ट्रेन के सफर में, कभी किसी कार्यक्रम में मिलते हैं तो वो कहते हैं कि रास्ता तलाशो अजीत भाई रास्ता तलाशो, हमें आना है वापस, परंतु कैसे विश्वास किया जाए आदरणीय शरद जी। ये वही इमरती देवी जी हैं जो सार्वजनिक रूप से कहती हैं कि सिंधिया जी के लिए मैं कुएं में गिर जाऊंगी, परंतु अब उन्हें एहसास हो गया कि डबरा सीट, जैसे आपने विस्तार से बताया कि डबरा सीट सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सीट है, वहां से हमारे एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने संघर्ष के समय कांग्रेस पार्टी का साथ दिया और 2 बार से लगातार विधायक है, उसको डिनाई करके हम बाहर गए गद्दारी किए हुए लोग को कैसे लाएंगे, कैसे हम विश्वास करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई ऐसी कोई संभावना है आदरणीय शरद जी। जहाँ तक लाखन सिंह जी के बयान लेकिन के आप संदर्भ की बात है, तो अजीत उनका जी, पूरा बयान अगर अजीत सुना जी, जाएगा, आप तो अपनी निश्चित बात रूप से का वो हास्य प्रयास अपनी का ही कोई बात का विषय खंडन कर रहे हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले आपने कहा कि राकेश चौधरी जी, जिन्होंने ऐन उस समय जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया विधानसभा में, उस समय उन्होंने उस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए बाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। जब आप उनको लेते हैं और मौका देते हैं तो ये आप 2 पैमाने क्यों रखते हैं? क्या वहां ये पैमाना लागू नहीं होता चौधरी साहब पर? देखिए 2 चीजें आदरणीय शरद जी, इमरती देवी जी के सामने हमारा कार्यकर्ता लगातार 2 बार से विधायक बनता चला आ रहा है, तो उस व्यक्ति के साथ कांग्रेस पार्टी और पूरा संगठन खड़ा है, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है। राकेश चौधरी के संदर्भ की बात है तो राकेश चौधरी जी ने सत्ता हस्तांतरण के उसमें नहीं गए थे जी। राकेश चौधरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के जो भी उनने लोलुपता दी हो, भी जो भी लुभावने वादे किए हों राकेश चौधरी जी के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए वो चले गए। बाद में उनको हकीकत समझ में आ गई भारतीय जनता पार्टी की, वो आए, उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की, फिर उसको कांग्रेस पार्टी ने समाहित किया, कांग्रेस पार्टी ने भिंड से टिकट दिया, वो पुनः चुनाव हार गए राकेश चौधरी जी। तो राजनीतिक पतन हो गया एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाकर, ये स्थिति है। और जहां तक आप ये चीज कह रहे हैं, आपने भी कहा कि राजनीति बिल्कुल कल क्या हो जाए, लोया जी ने बताया कि डिबेट कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ और वो आधा घंटे बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो ये भी अनिश्चय का काम है राजनीति, परंतु मुझे नहीं लगता कि इमरती देवी जैसी लोग किसी कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी में लेके कहीं कोई मौका दिया जाए।
चलिए, आप भी अपने राजनीतिक धर्म का निर्वाह कह रहे हैं, बात आपने भी स्पष्ट कर दी है, क्योंकि ये निर्णय ऊपर से लिए जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि कार्यकर्ता की मनोभावना का उसमें कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन क्षमा सहित चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अंतिम समय में जो एक जुमला ऊपर से आता है, चाहे वो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो या कांग्रेस का आला कमान, देखिए हमने विनेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखा है और हम समझते हैं आपकी भावनाएं, हमें भी पीड़ा है, लेकिन जीत की संभावना एक ऐसा तथ्य है भदौरिया साहब और लोहिया जी कि वी आर कंपेल्ड, हम कहीं ना कहीं मजबूर हैं ये निर्णय करने के लिए। मनोज, जो प्रश्न भदौरिया साहब खड़ा कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ आता हूं कि आखिर इमरती देवी को कांग्रेस लेगी तो क्यों लेगी? भाई, पहला कारण तो ये होगा कि बीजेपी को एक झटका लगेगा। मान लीजिए, सब कल्पना है, अभी कुछ सच्चाई में हमारे हाथ में न सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, लेकिन फिर भी ये लट्ठम लट्ठा अगर हम कर रहे हैं तो कांग्रेस को क्या फायदा होगा? क्या एक बड़ा कांग्रेस को फायदा ये होगा बीजेपी का एक चेहरा, सिंधिया जी का करीबी चेहरा, वो कांग्रेस में आ गया और वो उनसे कह सकते हैं कि आप रुकिए, डबरा में तो हम मौका नहीं देंगे, आप ही के रिलेटिव हैं, समधी हैं आपके सुरेश राजे, लेकिन हम कहीं और एडजस्ट करेंगे आपको। देखिए, दलित महिला है और दलित महिला का एक बड़ा चेहरा है निश्चित रूप से, और ये भी तय है शरद जी कि यदि इमरती देवी जाती है, मान लीजिए ये सब जैसा आप कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं। ठीक है, हार गए, जो भी परिस्थितियां बनी हो, लेकिन इमरती देवी एक जननेता तो है, वह जनता के बीच में उनकी पैठ तो रही है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्थितियां बनेंगी जैसा लखन सिंह कह रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत समय है। 163 सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है, लेकिन मुन्ना लाल गोयल हो, रघुराज कंसाना हो, ये सब सिंधिया जी के साथ बड़े नज़दीकी रहे, इमरती देवी। और ये सच है कि अभी भविष्य उनका देखते हैं तो कहीं नज़र नहीं आता। थोड़े दिन पहले विधानसभा में रघुराज कंसाना से मुलाकात हुई थी, तो मैं नहीं कहूँगा कि वो क्या कह रहे थे, लेकिन दर्द तो उनके भीतर भी है। जो लोग आए हैं, जो जीत गए, जो सेट हो गए, महत्वाकांक्षाएं हैं शरद जी, विचारधारा तो नहीं है। आप कांग्रेस की विचारधारा में काम करते रहे, अचानक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आपकी विचारधारा कैसे मिल जाएगी? तो बात विचारधारा की नहीं है, बात महत्वाकांक्षाओं की थी, बात पद की थी। पद मिला जब तक ठीक है, और पद नहीं है तो फिर दिक्कत है। मुझे लगता है वही इमरती जी की है, वही रघुराज की और वही मुन्नालाल गोयल की। तो आने वाले दिनों में चीज़ें दिखाई दे सकती, लेकिन संगठन के चुनाव के बाद सब एडजस्ट हो रहे हैं, ये भी तय। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये भी एक विचित्र बात है। मैं कहूँगा दोनों हमारे साथियों से कि मैं हेड्स ऑफ करूँगा उन नेताओं को। हालांकि कुछ ऐसे नेता भी हैं, सब पर एक ही सिद्धांत चस्पा नहीं होता। कुछ गहरे अपमान, गहरी उपेक्षा और लगातार प्रताड़ना को झेलते हुए तंग आ गए तो उन्होंने दल बदला, और बहुसंख्य राजनेता ऐसे हैं जिन्होंने लाभ के लिए, ऐसा प्रतीत होता है, लाभ के लिए किया। लेकिन बीजेपी, जिन्होंने 40 साल मध्य प्रदेश में, देश में संघर्ष किया लेकिन पार्टी नहीं बदली, ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रणाम है। और भदौरिया जी जैसे ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रणाम है जिन्होंने इस आंधी में भी तिनके का सहारा लिया, खड़े रहे, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र के उनके एक अभिन्न मित्र हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी, जिनके धैर्य की खूब परीक्षा ली जा रही है, और ये भी राजनीति में खूब होता है। लोया साहब, ये भी एक चरित्र होता है। एक तरफ आप जैसे तपोनिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनकी भाषा, जिनकी वाणी, जिनके राजनीतिक दर्शन में कोई कमी नहीं, लेकिन अब प्रणाली इतनी तेज हो गई है चुनने की, क्योंकि अब MBA वाले भी आ गए हैं जो कंप्यूटर में बैठ के न जाने क्या क्या विश्लेषण करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और फिर ऊपर केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान को बताते हैं, सर इट वॉन्ट बी पॉसिबल, इट सीम्स दैट मैन कैन नॉट विन। तो करना ये पड़ेगा सर। मेरे ख्याल से इनको नेक्स्ट टाइम मौका दे सकते हैं, ये बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अभी नहीं सर, अभी वेट कीजिए। ऐसे में आंखों में उदासी भी आती है, निराशा भी घिरती है, लेकिन चरे वेती चलते रहो जी। देखिए शरद जी, बिल्कुल निश्चित है, बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं कि जो निश्चित है कि प्रगति में अपने अपने पैरामीटर सबके सेट होते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो विधानसभा चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो स्थानीय निकाय चाहते हैं, कोई लोकसभा भी लड़ना चाहता है, परंतु अपने अपने पैरामीटर्स हैं, और उसमें पार्टी का एक संगठन तय करता है कि कौन कहाँ उपयोगी है, और उस उपयोगिता के आधार पर उस कार्यकर्ता का उपयोग होता है। मगर मेरे 2-3 निवेदन है आदरणीय भदौरिया, जिसे एक तो देखिए, आज पहली बार मैं कर रहा हूँ ऐसी डिबेट है जिसमें भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इमरती जी नहीं जा रही है और कांग्रेस कह रही है हम नहीं ले रहे हैं, यानी विवाद ये बड़ा विचित्र है। एक बात सबसे खास है
भदौरिया साहब अब कह रहे थे कि सिंधिया जी के वहां विधायक नहीं बचे, मुरैना में नहीं। देखिए भदौरिया साहब, यही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का फर्क है। आज मध्य प्रदेश की विधानसभा में 164 भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ये सारे विधायक सिंधिया जी के भी माने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में ये इस तरह से काउंटिंग कभी नहीं हुई कि किसके कितने विधायक हैं। यही कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति का फर्क है। और मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार लंबे समय तक जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में रहता है, उसे छोड़ना बहुत कठिन है और फिर आपके लिए उसे निभाना बहुत कठिन है। जैसे इमरती जी की अपन बात करते हैं कि इमरती जी ने वो भी देखा है कि जब वो 2018 से 2020 मंत्री थी और उनको कह दिया जाता था कि चलो चलो चलो, ये भी उन्होंने देखा है। और आज वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की सदस्य नहीं है, इसके बाद भी किसी भी नेता के यहाँ उनको ये नहीं कहा जा सकता कि चलो चलो चलो। तो ये जो सम्मान और मर्यादा है भारतीय जनता पार्टी की, वो कार्यकर्ता को जोड़े रखती है। हो सकता है कि हम किसी को कोई पद न दे पाए जिसकी वो महत्वाकांक्षा रखता है, परंतु ये बिल्कुल निश्चित है कि हम उसके सम्मान को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं रखते। और यही विशिष्टता है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पृथक पृथक करते हैं। जी, लेकिन इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है इस पूरी प्रक्रिया में कि वो कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता भाव के साथ आगे बढ़ रहा है, संगठन गढ़े चलो की बात कर रहा है, उसको मौका तो दीजिए। कैलाश विजयवर्गीय जी से एक बार इंटरव्यू के दौरान हमने पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा मुख्यमंत्री क्यों, मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। और उन्होंने कहा मैं ही क्यों, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 230 मध्य प्रदेश के विधायक हैं, कोई बोले या ना बोले, क्या वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? हम राजनीति में आए क्यों हैं? लेकिन शरद जी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये जनता और पार्टी नेतृत्व तय करता है कि हमारी लोकप्रियता क्या है। इसीलिए हमें जो सर्वाधिक लोकप्रिय होता है वो इन शीर्ष पदों तक पहुंचता है। लेकिन आज लोया जी से आप क्या सिर्फ त्याग की अपेक्षा करेंगे? हाँ बोलिए लोया जी, बोलिए। तो इसी बात आपकी बात में ऐड करना है, राजनीतिक कार्यकर्ता को अपनी महत्वाकांक्षा आसमान से भी ऊंची रखने का अधिकार है, मगर उसके लिए लालच शून्य के स्तर पर भी होना चाहिए। महत्वाकांक्षा तो बेहतर है, वही तो विकास की पैरामीटर सेट करता है, परंतु यदि वो महत्वाकांक्षा लालच में तब्दील हो जाए तो वही कार्यकर्ता गैर राजनीतिक कार्यकर्ता होता है जो किसी लोभ से आया होता है। तो ये जो पैरामीटर भारतीय जनता पार्टी में, मैं 90% कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं, ये एक सेटेड पैमाना है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं तो हैं परंतु उनमें लोभ नहीं। लेकिन लोया जी, इसमें यह भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी कुंडली को बांचने में और किसी विद्वान ज्योतिषी से बांचने में अंतर है। जब कुशाभाऊ ठाकरे कहते होंगे, मैं आप ही का नाम लेकर कह रहा हूं, उन्होंने तमाम बड़े नेताओं को आगे बढ़ाया जो आज शीर्ष पदों पर हैं, जब वो कहते होंगे कि अब मौका मिलना चाहिए इनको, अब मौका मिलना चाहिए इनको, तो उस समय कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, वो मौका मिलता था, माना जाता था। नहीं, ये प्रखर है, ये युवा मोर्चा में बहुत संघर्ष किया इसने, ये बहुत अच्छा विजन है। क्या ऐसे बुजुर्ग अब हैं? दोनों ही पार्टियों की बात कर रहा हूं। अजीत भदौरिया साहब, कोस कर तो कुछ भी नहीं हुआ जा सकता है। एक बड़ी अच्छी बात लोया जी ने की कि संस्कार जो रहते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हम भी कहते हैं कि संस्कार बड़े अच्छे थे, लड़का बिगड़ते बिगड़ते उस लाइन पर जाकर वापस लौट आया। ये संस्कार, माफ कीजिएगा, बीजेपी में कुछ अधिक प्रबल दिखते हैं कांग्रेस से। आपको भी संस्कारों की उन्हीं भूमि की तरफ लौटना होगा जिसकी नींव महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी, और इंदिरा जी व्यवहारिक नजरिए से आगे बढ़ाती रहीं। लेकिन जो नैतिकता की नींव थी वो फिर 80 के दशक के बाद जो कमजोर पड़ती चली गई, तो नतीजा सबके सामने है। जी देखिए आदरणीय शरद जी, कांग्रेस पार्टी आज भी गांधीवादी विचारधारा और नैतिकता के साथ कोई समझौता नहीं करती, उसी के साथ चल रही है, भले ही उसको कितना भी नुकसान उठाना पड़े। आप मौका परस्ती देखेंगे पूरे देश के परिदृश्य से लेकर प्रदेश तक, भारतीय जनता पार्टी ने जो मौका परस्ती दिखाई, जिस तरीके से लोकतंत्र का चीरहरण किया अपनी सत्ता लोलुपता के चलते, किसी भी निम्न स्तर तक गिरती चली गई भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। आदरणीय शरद जी, आप ब्रज कुमार लोया जी ने कहा कि सदन के अंदर जितने भाजपा विधायक बैठे सब भाजपा के। भाई साहब बता दूं ब्रज कुमार जी
कि ब्रज किशोर जी कि आज भी सिंधिया जी का एक मंडल अध्यक्ष बन जाता है ना, वो पोस्टर छपवाता है सिंधिया नेस्ट, फलाने को मंडल अध्यक्ष बनाने पर बधाई। तो विधायक तो अलग बात है, आप कह रहे कार्यकर्ता को मान सम्मान, आपकी पार्टी में विधायकों को मान सम्मान नहीं है। मऊगंज के विधायक जेल में रहना पड़ रहा है उनको सरकारी संघर्ष के लिए। आपके पटेरिया जी को, आप सागर विधायक को थाने पे धरने पे बैठना पड़ता है न्याय मांगने के लिए। काय का कार्यकर्ता का सम्मान? आज भूपेन्द्र सिंह जी की क्या स्थिति हो रही है संगठन के आगे, क्या छींचा लेदर हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता लोलुपता में इस तरीके से गिर गई आदरणीय शरद जी कि मध्य प्रदेश के जनमानस का नुकसान है। इस तरीके से आंतरिक संघर्ष चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से लेकर पार्टी तक। तो इसमें मध्य प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, मध्य प्रदेश के लेकिन लोया साहब, जनमानस का नुकसान लोया हो रहा साहब, है शरद जी। ये इस सवाल में तो दम है कि जो नेता बीजेपी के खाटी मूल के हैं, जिनको कैलाश जी ने एक बार बंसल न्यूज़ से चर्चा में कहा, क्योंकि हम एक कार्यक्रम के सिलसिले में छिंदवाड़ा में थे और बीजेपी के मूल पिंड के कार्यकर्ता ने कहा कि असली कलदार हम हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं कोई भिड़ाने की किसी परंपरा या कहीं कुछ ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कार्यकर्ता सगर वो कह रहे थे कि असली हम हैं, ये चिल्लर हैं जो कांग्रेस से आ रहे थे, ऐसा उनका कहना था। आज भूपेन्द्र सिंह जी शायद इसी पीड़ा उनके मन में होगी कि कौन कलदार है। ये सवाल तो उठेंगे और ये सवाल परेशान करेंगे। जी बोल, जल्दी, बहुत कम वक्त है मेरे पास। एक बहुत छोटी सी बात है कि निश्चित कार्यकर्ता अपने नेताओं के सामने अपना पक्ष रखते हैं, मगर वो पीड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी बाहर जाकर नहीं कहता, अपने नेताओं से कहता है। और यही वो कॉर्नर है जिसकी आप चलिए, अब मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। भूपेन्द्र सिंह जी जैसा लेकिन मंत्री मंचों इतना मैं पीड़ा जरूर व्यक्त कहूंगा, कर बहुत रहा है। शुक्रिया आप गोपाल तीनों भार्गव जी मेहमानों का, मंचों पे बहुत पीड़ा धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। कि ये सही बात है कि राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर है कि जीत कर आगे बढ़ना, और बीजेपी ने उससे परहेज नहीं किया, और कांग्रेस भी जब अपने शीर्ष पर रही तो उसने भी परहेज नहीं किया। और इसीलिए सही गलत का नज़रिया या नैतिकता का पैमाना न यहाँ बीजेपी के लिए लागू किया जा सकता है न कांग्रेस के लिए। कांग्रेस से जो लोग गए उनके अपने ग्रीवेंसेस थे, वो सिंधिया जी के साथ गए। नेताओं का एक बड़ा ताकतवर नेताओं का समूह सिंधिया जी के साथ गया, क्योंकि सिंधिया जी का निर्णय था और वो सिंधिया जी के साथ खड़े थे। तो बहुत सारी बातें हैं, इनको चुटकी बजाते हुए ये ऐसा वो वैसा ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो बहुत सामान्य नहीं है, जैविक नहीं है वो, तो उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। आप बोनसाई, बरगद का इतना विशाल वृक्ष इतना छोटा सा हो जाता है बोनसाई में, लेकिन उसकी चुनौतियाँ भी बड़ी गहरी हैं। तो इसका ध्यान रखना दोनों दलों के लिए बहुत ज़रूरी है।